हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 10th क्लास के सोशल साइंस का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। और ये मॉडल पेपर आपके एग्जामिनेशन के लिए बूस्टर डोज का कार्य करेगा। जैसे कोरोना को हराने के लिए बूस्टर डोज अत्यंत लाभकारी हो रहा है, वैसे ये पेपर आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे आने की संभावना मानी जाती है। तो आज देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन इस सोशल साइंस से क्या होता है। यह रहा आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, आप इसे गांठ बांधिए। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होने की संभावना। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी एक नाविक था जो क्रांति में काफी बड़ा योगदान निभाया था। अर्थात यहां मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाविक। आप मिलाते रहेंगे आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर आज दे पाते हैं आज के इस पूरे सेशन में। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको जल्दी जल्दी जोड़ लीजिए ताकि वो भी आपकी तरह तैयार हो जाएं और एक बार कमर कस लें। सेकंड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ऑप्शन 4 मिलेंगे आपको, इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, या फिर डी ऑप्शन है यूनान को। तो बता दें, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है ये यूनान को माना गया है। ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा सही उत्तर। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। यह भी फेमस क्वेश्चन और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए इसका जवाब जानते हैं। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है यह आपको इस प्रश्न में बता देना है। तो तीसरी का राइट आंसर होगा, वार एंड पीस के लेखक माने जाते हैं टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी जो होगा इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगर इन तीनों प्रश्नों का आप सही जवाब किए हैं इसका मतलब आपकी तैयारी कुछ हद तक बढ़िया हो चुकी है। आगे बताते जाएंगे आप कितने प्रश्नों का आप सही जवाब आज के सेशन में दे रहे हैं और काउंट करके अंत में कमेंट जरूर करेंगे कि आप पूरे कितने क्वेश्चन का जवाब आज इस सेक्शन में दे पाए हैं। देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। रूस के जार का अर्थ क्या होता है? ऐसे ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। रूस के जार, रूस का जार मतलब रूस का सम्राट, रूस का जो राजा होता था उसे ही रूस का जार कहा जाता था। जैसे आप पढ़े होंगे कि रूस की क्रांति के समय में वहां का जो जार, वहां का जो शासक था जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। और इसी तरीके से इस चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस का सम्राट। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। आपको इसमें यह बताना है कि हो ची मिन्ह का शाब्दार्थिक अर्थ क्या है। हिंद चीन के क्रांति में हो ची मिन्ह का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ था और इनके योगदान से हिंद चीन जो था वो कह सकते हैं कि हिंद चीन जो था अपनी क्रांति करने में सक्षम हुआ था। तो हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है आपको यह बताना है। ऑप्शन 4 मिलेंगे पांचवें क्वेश्चन में। पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें पांचवें का राइट आंसर होता है हो ची मिन्ह का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाला। इसको अगर हम हिंदी में बोले शुद्ध के तहत तो इसे बोलेंगे रास्ता दिखाने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं पथ प्रदर्शक। चलिए पांचवा के बाद आ गया है आपके स्क्रीन पर छठा प्रश्न। छठा प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जिनेवा समझौता काफी फेमस जानकारी और काफी अच्छा प्रश्न आपके लिए आज सिलेक्ट किए हैं हम। ऑप्शन 4 मिलेंगे 1945 में, 1946 में, 1954 में, या फिर 1973 में। तो जिनेवा समझौता के बारे में जाने। जिनेवा समझौता हुआ है 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है 7वें नंबर में। 7वां भी इंपोर्टेंट और सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आज लिए इस सेक्शन में। पूरा वीडियो जरूर देखें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको बीच में पछताना पड़ जाए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आज या फिर कह सकते हैं शॉर्ट में आरएसएस के नाम से जाना जाता है, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया गया था 1925 ईस्वी में, और इसे करने का श्रेय जाता है केबी हेडगेवार को। और यह देखने को किस ऑप्शन में मिल जाता है? यह देखने को मिल जाता है हमें ऑप्शन नंबर बी में 1925 ईस्वी केबी हेडगेवार। अर्थात इस प्रश्न का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब हम सभी लोग देंगे। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? जैसा कि जानते होंगे कि वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम आज के दौरान बन चुका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऐसे गुजरात के एक मसीहा के रूप में भी जाने जाते थे, और आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो कह सकते हैं मूर्ति बना हुआ है, इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ है। तो बताना आपको है कि सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, अर्थात जो आंदोलन था उस आंदोलन का नाम इसमें बताना है। ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। देखिए चंपारण तो होगा नहीं, क्योंकि चंपारण तो हमारे बिहार में पड़ता है, और ये क्रांतिकारी कहां थे? ये थे गुजरात के। अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं तो सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए, उस आंदोलन का नाम था बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और वहां की महिलाओं के द्वारा उनको सरकार कह के उपाधि प्रदान किया गया था। नवा प्रश्न स्क्रीन पर। इसका प्रश्न का जवाब तो हमें पता है, सभी लोग बता पाएंगे। इस प्रश्न में आग लगा देंगे हम सभी, दम चमत्कारी रूप से इसका जवाब देंगे हम सभी। वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि ऑप्शन 4 फिर से मिलेंगे, 1920, 1929, 1919 या फिर 1930। तो वर्साय की संधि का श्रेय जाता है, और यह श्रेय जाता है 1919 ईस्वी में, जिस वर्ष हमारे देश में जालियांवाला बाग, दर्दनाक, खतरनाक, जो भी उसके बारे में कहें कम है, वो घटना घटा था जालियांवाला बाग, और उसी समय हुआ था वर्साय की संधि। मतलब यहां पढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, दो प्रश्न एक साथ, चमत्कारी, ये भी चमत्कार कम नहीं हमारे लिए। 10वां क्वेश्चन सामने आ गया है, 10वें का जवाब देंगे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण अर्थात छपाई कहां आरंभ हुआ? छपाई का कार्य कहां प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है भारत में, चीन में, जापान में या फिर जर्मनी में। तो जो भी मुद्रण का कार्य आपको दिखे वो आप लगाएंगे चीन में, क्योंकि चीन ही सबसे पहले कागज का निर्माण किया था और मुद्रण अर्थात छपाई का कार्य भी प्रारंभ किया था। 11 को देखते हैं। 11 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार, अपने समुदाय का मुख्य आधार कहने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सांप्रदायिक, जातिवादी, आदर्शवादी या फिर धर्मनिरपेक्ष। तो जानकारी दे दें आपको कि धर्म को ऐसा कहने वाला जो क्रांतिकारी या व्यक्ति होता है वो सांप्रदायिक अर्थात सभी को लेके चलने वाला व्यक्ति कहलाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12 नंबर, 7 7 13 नंबर भी। 12 क्या है समझते हैं। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 4 दिए हैं, 241, 242, 243 या फिर 244। पंचायती राज अधिनियम जिसके अनुसार पंचायत राज का या फिर पंचायत का चुनाव होता है, उस अधिनियम के बारे में इस सवाल में आपसे पूछा गया है। तो आपको बता दें कि अधिनियम 243 के अनुसार 243 अधिनियम अनुच्छेद जो है उसके अनुसार पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था का योजना चलाया जाता है, कार्यक्रम चलाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 देख लेते हैं। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दल, जैसे आप जानते होंगे कि हमारे देश में 2 राजनीतिक दल मुख्य रूप से अपना योगदान दे रही है। एक है भाजपा कमल छाप और दूसरा है कांग्रेस हाथ छाप अर्थात पंजा छाप। तो ये सब राजनीतिक जो दल है ये सबसे पहले किस देश में
आया था या किस देश में बनाया गया था? ऑप्शन 4, ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। बहुत लोग का रुझान हो जाएगा अमेरिका। याद रखें, अमेरिका प्रत्येक चीज में आगे नहीं है। जैसे प्रत्येक चीज में कहने का मतलब कि वो विकसित हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब चीज वही करेगा, ऐसा दिमाग में कभी पालेंगे नहीं। ये राजनीतिक दलों का गठन ब्रिटेन से अस्तित्व में आया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। लेकिन अगर पूछता क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा राजनीतिक दल कहां है, तो आपके भारत में। चलिए 14 प्रश्न आपके सामने, नंबर 14 का जवाब देंगे। इनमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था मतलब एक दल की व्यवस्था है, एक दल ही वहां पर शासन करेगा। ऐसी व्यवस्था किस देश में है? भारत में, चीन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में? भारत में तो होगा नहीं, बहुत सारे नेता आज इधर उधर झूल रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और नीतीश कुमार उसी में से एक है। चीन में भी ऐसा क्रिया नहीं है, चीन में भी बहुदलीय व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। तो आपको जवाब देना है ब्रिटेन में भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं। चलिए यहां से हमें सही दिख रहा है सबसे ज्यादा, वो है चीन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऐसे चीन में तत्काल वर्तमान समय में बहुदलीय व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए आपका जवाब चीन होगा, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले 1889 के पहले ही वहां बहुदलीय व्यवस्था किया जा चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ राज्य हैं और कुछ जिसमें से 8 नंबर अर्थात 8 केंद्र शासित प्रदेशों को काउंट किया गया है, गिना गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ऑप्शन देखेंगे पता चल जाएगा आपको। छत्तीसगढ़ नहीं, ये तो एक राज्य है। उत्तराखंड ये भी राज्य है। चंडीगढ़ यही है आपका केंद्र शासित प्रदेश। और केरल भी एक राज्य है। मतलब चंडीगढ़, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर हुकूमत केंद्र सरकार की होती है। 16 देखते हैं, 16 का जवाब देंगे बिहार। उसके बाद खाली स्थान है में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। मतलब बिहार के किस शहर या किस जिले में जो गणतंत्र है, लिच्छवी गणतंत्र है, वो फला फूला है, ये आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो 16 का हम बता दें, ये राम होगा वैशाली। वैशाली यहां पर भर देंगे तो आपका सही होगा, क्योंकि बिहार का वैशाली जो है वो सबसे फूला फला या सबसे ऊपर या सबसे स्तर ऊपर में राज्य है, जिला है। ये बात बिहार में याद रखेंगे। 17 देखते हैं। 17 में बताना है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य 4 ऑप्शन यहां भी मिलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा सटीक आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्वाचन सरकार को बदलना। मतलब निर्वाचित सरकार जो है, वहां पर पहले से सरकार जो हुकूमत जमा के रखी है, अपना कब्जा जमा के रखी है, उस सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है 18 नंबर। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। निर्वाचन जो लोकसभा में होता है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उस लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 542, 544, 543 या फिर 545। तो बता दें कि 18 का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 545। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की टोटल संख्या 545 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 19 नंबर में, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित कहा गया है? आप इसको दम कंफर्म कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र अगर पूछा तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आपका कृषि। लेकिन अगर आपसे द्वितीय क्षेत्र पूछ दिया तो द्वितीय क्षेत्र जो होता है, यह द्वितीय क्षेत्र हो जाता है आपका उद्योग। और एक बात याद रखेंगे कि तृतीय क्षेत्र अगर आपसे पूछ दिया तो तृतीय क्षेत्र हो जाता है सेवा। सेवा में आपका आ जाता है जैसे शिक्षा को एक सेवा मानते हैं। ये तीनों क्षेत्र आप कंफर्म याद कीजिए और इसके अनुसार आप जवाब आराम से दे सकेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र पूछा था, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि। चलिए आगे हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब देंगे। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बिहार की आय सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होती है, कहां से मिलती है बिहार सरकार को, अर्थात अभी के तत्काल समय में नीतीश सरकार को? ऑप्शन है उद्योग क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेवा क्षेत्र से हमें विशेष तरीके से योगदान या आय नहीं मिलता है,
ये आप दिमाग में बना लीजिए। जैसे अगर कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के दौरान हम आय नहीं कर पाते हैं, मतलब सरकार को उससे आय नहीं होती है, मतलब सरकार को उसमें खर्च देना होता है। तो सी तो पक्का एकदम एक लाइन में नहीं होगा। अब ए और बी बचे, औद्योगिक क्षेत्र से और कृषि से। तो आप इतना तो बेसिक जानते हैं कि हमारे बिहार में उद्योग की जो क्रिया है वो बहुत कम है, उद्योग धंधों की सेवाएं यहां नहीं है, मतलब ए ऑप्शन भी नहीं होगा। अर्थात इसके अनुसार मेरा राइट आंसर होगा कृषि से, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिसमें सबसे ज्यादा जो धान है वो आपके रोहतास जिला से उत्पादित किया जाता है। 21, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान जो है वो घूमता है, यह कहने का श्रेय जाता है, और इसे कहने का श्रेय जाता है मार्शल को। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 देख लेते हैं। 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, मतलब केंद्र सरकार के अधीन वो चला गया है बैंक, उसको कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो वाणिज्य बैंक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है यह हुआ है 1969 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिस समय 19 बैंकों का, टोटल 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें आपका एसबीआई भी सम्मिलित है। 23 देख लेते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन आ गया। द्वितीय क्षेत्र अभी डिस्कस किए थे, उद्योग को, उद्योग ढूंढिए, ऑप्शन लगाइए सही, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी के साथ बढ़ेंगे आगे। 24 आ गया आपके सामने। बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम किसका है? रोहतास का, नालंदा का, सिवान का या शिवहर का? तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा आपका जो है पटना का है, याद रखेंगे। सबसे अधिक पूछा तो आपसे को जवाब दे रहे हैं पटना, लेकिन सबसे कम कहां है ये पूछा है, तो ये है आपका शिवहर का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 25 आ गया क्वेश्चन। 25 से अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसमें नियमों को निर्धारित कौन करती है? तो निर्धारित करने का श्रेय जाता है विश्व बैंक, ये नहीं होगा। आईएमएफ ये भी नहीं होगा। यूएनओ ये भी नहीं होगा। उसके लिए बनाया गया है एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन जो व्यापार का तहत कार्य करता है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें किसी का सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 26 देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन इसरो का मुख्यालय कहां है? काफी अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन इसरो, इंटरनेशनल रिसर्च या सर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन जो होता है, सिस्टम संगठन जो है, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कहां इसका मुख्यालय है? तो 26 का आपका राइट आंसर होगा जिनेवा। ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर 27 नंबर में। इसका जवाब है क्या होता है, देखते हैं 4 में। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं? पेट भरने, हमारा जो पेट है ये भरने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन पेटी जो है, झोला जो है, ये भरने के लिए कुछ भी नहीं है। किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन 4 मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको 27 में बता दें, 27 का राइट आंसर होगा, यह कथन कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जो अहिंसा के पुजारी थे और जिनके देखरेख में हमारा देश आजाद हुआ था। चलिए आगे हैं आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि जो है उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है, उसका वैल्यूएशन कम हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो पंजाब में अधिक सिंचाई जो है वो निम्नीकरण का, भूमि निम्नीकरण का मेन कारण बनता है। मतलब यहां बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर डी के कारण। वहां ज्यादा सिंचाई हो जाने से वहां के जो उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर में आपके सामने आ चुका है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? यह प्रश्न में बताना है। सबसे ज्यादा अपने देश में अर्थात भारत में। ऑप्शन है पूर्णिया, मानिसराम, चेरापूंजी या कोची। तो देखिए कुछ समय तक चेरापूंजी आपका सही होता था, लेकिन चेरापूंजी में कुछ सेंटीमीटर जो है बारिश कम होती है, वर्षा कम होने लगी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानिसराम। नेक्स्ट तीसवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है?
भारत में पाया जाने वाला जीव जिसे बिहार का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से भी जाना जाता है, उस जीव का नाम है डॉल्फिन। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और यह भी पाया जाता है केवल बिहार में और बिहार के गंगा नदी में। 31 स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, 31 का जवाब देंगे। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है कोयले का, वो भी अपने भारत में, और यह होता है आपका झारखंड। बिहार के बगल में सटा हुआ जो राज्य है झारखंड, जो 2000 में बिहार से ही अलग हुआ था, उस राज्य में सबसे ज्यादा कोयला की खानें हैं, कोयला उत्पादित किया जाता है, और उसमें वहां का प्रसिद्ध जिला झरिया, जहां पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 32 नंबर में, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? या ऐसे पूछा जाता है, नारियल प्रदेश का मतलब जहां नारियल की जो उपज होती है वो सबसे ज्यादा होता है। तो हमारे देश में नारियल जो होता है वो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है केरला में, अर्थात केरल इज राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ेंगे। बिहार तो कभी होगा नहीं, बिहार में नारियल होता कहां है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। अगला क्वेश्चन प्यारो जल्दी से बताओ मेरे प्यारो स्टूडेंट, 33 नंबर सभी बताएंगे। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो कोलकाता का कह सकते हैं एक प्रमुख शहर है। हुगली नदी है, नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता, तो इसमें कोलकाता होगा, लेकिन चारों ऑप्शन कोलकाता दे दिया। अब दूसरा ऑप्शन ढूंढिए, औद्योगिक जो है हुगली पर वो कहां है, किस शहर या किस जिले से जुड़ा हुआ है वो। तो आपको ये बता दें कि 33 जो होगा इसका राइट आंसर होगा कोलकाता हावड़ा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ती है हुगली औद्योगिक प्रदेश, अर्थात कोलकाता हावड़ा इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 34 स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता? नहीं जोड़ता मतलब शहर जो है उसको कनेक्ट नहीं करता है, वो किनारे रह जाता है और किनारे से करने चला जाता है राजमार्ग। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपके गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है, दिल्ली को, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ लेता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। 35 स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और बहुत मेहनत करके आपके सामने लाया गया है। कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, सारी को स्पष्ट तरीके से याद कर लेंगे, हो सके तो कॉपी में लिख भी सकते हैं आप। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन है बांका, भागलपुर, वैशाली या फिर बक्सर। तो 35 बता दें, 35 का राइट आंसर होगा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है भागलपुर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 36 देख लेते हैं। मानचित्र पर सर्वोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि सर्वोच्च रेखाएं कहते किसको हैं। तो समुद्र के तल से समान ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं उसको बोला जाता है समोच्च। अच्छे से याद रखेंगे, उसको बोला जाता है समोच्च रेखाएं। और ये समोच्च रेखाएं मानचित्र पर किस कलर से प्रदर्शित की जाती हैं? इसे प्रदर्शित करने वाला जो कलर है वो बादामी कलर से दिखाया जाता है इसको। ऑप्शन ई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 37 स्क्रीन पर सुनामी किस स्थान पर आता है? जैसे आप जानते हैं महासागरों में, सागरों में, समुद्रों में सुनामी आता है। सुनामी जिसमें बहुत सारे लॉस होते हैं, तो सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन है स्थल, आसमान या समुद्र। देखिए कितना क्लियर क्वेश्चन दिया है, दम आसान आसान क्वेश्चन इस बार रहने वाले हैं, याद रखें इस कोरोना काल की वजह से। तो 37 जो होगा, इस 37 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र। 38 देख लेते हैं। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? मान लीजिए कि आपका कभी किसी की परिस्थिति में आपका हाथ जल गया, ऐसा ना हो, भगवान से ये दुआ करेंगे, लेकिन अगर किसी कारण से आपका हाथ जो है वो जल गया, तो जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन 4 है। ऑप्शन है ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अस्पताल पहुंचा देना ये तो प्राथमिक उपचार नहीं है, ये तो बाद का चीज है ना, अस्पताल तो ले ही जाएंगे, लेकिन ठंडा या गर्म पानी डालेंगे ये आपको इसमें बताना है, तो वहां पर आप ठंडा पानी डालेंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो डाउन होता है और उस व्यक्ति को कुछ राहत मिलेगा।
39 स्क्रीन पर आ चुका है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा, तो सूखा हम तो उत्पन्न नहीं करते हैं, ये तो प्राकृतिक देन के अनुसार होता है। तो ये एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, सामान्य और मानवीय आपदा नहीं है। सामान्य आपदा उसको कहते हैं जो लगातार हमेशा होते रहता है, लेकिन सूखा कभी कभी पड़ता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा बोलेंगे इसको। ऑप्शन ए के साथ आज बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे है आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और अंतिम क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं आपके होमवर्क में होता है, जाते जाते इस क्वेश्चन का जवाब देते जाइए, बताते जाइए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और कुछ नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।